Hi, hello, and welcome, students. Welcome to this session. Myself Prashant Gupta, welcoming you all to this class. आज की क्लास में हम लोग बच्चों डिस्कस करने वाले हैं सरफेस टेंशन एंड विस्कोसिटी को. ठीक है. डेफिनेशन मोस्टली मैं लिख के लाया हूँ तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा. बस डेफिनेशन को मेरे साथ आपको जो है वो फॉलो थ्रू करना. अब सरफेस टेंशन क्या है? बहुत बार आपने देखा होगा ना, बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपने सरफेस टेंशन के ना देखे होंगे. जैसे मान लो कि जो स्पाइडर होती है, अगर आपने देखा हो ना, वो पानी के ऊपर ऐसे चल सकती है. जो आपके पास मॉस्किटोज होते हैं, मच्छर, वो भी पानी के ऊपर ऐसे तैर लेते हैं. बहुत बार आपने देखा होगा कि कोई छोटी सी पिन अगर मैं लूँ तो वो पानी के ऊपर तैर जाती है. अगर कोई लीफ है आपके पास, पत्ती वगैरह है अगर, तो वो भी पानी के ऊपर तैर जाती है. ये सारी चीज़ें होती है ना. जैसे आपके पास ऑल पिन है कोई अगर, ठीक है, वो आप पानी के ऊपर रखो वो तैर जाती है. लॉजिकली अगर देखा जाए तो ना तो ऑल पिन के अंदर कोई खाली स्पेस है, तो वो जो हमने केस करा था बोट वाला, वो तो पॉसिबल नहीं है, वो तो सॉलिड है, तो उसे तो अंदर गिर जाना चाहिए. तो वो ऐसा क्यों नहीं कर पा रही है? ऐसा इसलिए कर पा रही है क्योंकि बेसिकली होता क्या है ना, जो सेम तरह के मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, वो आपस में एक फोर्स को रखते हैं. ये आपके जो सेम तरह के फोर्सेस होते हैं उनमें एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है बिटवीन द सेम सब्सटेंसेस. जैसे मान लो पानी है, तो पानी का एक मॉलिक्यूल पानी के दूसरे मॉलिक्यूल के साथ एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रखता है, वो दूर नहीं होना चाहता. इस फोर्स को बोलते हैं कोहेसिव फोर्स. क्या बोलते हैं? कोहेसिव फोर्स. कोहेसिव का मतलब क्या? साथ रहना चाहते हैं, दूर नहीं रहना चाहते. एंड दे आर बिटवीन सेम सब्सटेंसेस. ठीक है. सेम सब्सटेंसेस के बीच में लगती है आपकी कोहेसिव फोर्स. ठीक है. अगर हम सॉलिड की बात करें, इन द केस ऑफ सॉलिड द फोर्स ऑफ कोहेसिव इज वेरी लार्ज. बहुत ज्यादा होती है, इसीलिए सॉलिड्स को एक दूसरे से दूर करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है. तो फोर्स ऑफ कोहेसिव इज वेरी लार्ज in case of solids, and due to this solid have definite shape and size. obvious सी बात है कि due to that they have definite shape and size, क्योंकि क्या ज्यादा है? force of cohesiveness ज्यादा है. क्या कह सकते हैं? cohesiveness ज्यादा है बोल देंगे चलेगा, cohesive force ज्यादा है कह देंगे. लेकिन वहीं अगर हम बात करें सॉलिड की, अगर हम लिक्विड की बात करें, तो लिक्विड में जो कोहेसिव फोर्स होती है वो सॉलिड के कंपैरिजन में काफी वीक होती है. जैसे अगर आप बात करो, जैसे पानी है, तो सॉलिड के कंपैरिजन में जो होती है काफी वीक फोर्स होती है इन कंपैरिजन टू द सॉलिड. इसी वजह से जो लिक्विड्स होते हैं दे डू नॉट हैव एनी डेफिनेट शेप एंड साइज. दे डू नॉट हैव डेफिनेट शेप एंड साइज, बट डेफिनेट वॉल्यूम उनके पास होता है. वॉल्यूम फिक्स रहेगा, ठीक है, पर शेप एंड साइज फिक्स नहीं रहता. सो द एंड द फोर्स ऑफ कोहेसिवनेस इज नेग्लिजिबल इन द केस ऑफ गैसेस. तो उनका वॉल्यूम भी जो है वो फिक्स नहीं रहता. ये इकलौती ऐसी चीज है जो आप जिससे सरफेस टेंशन जो है वो आता है. अगर आपको ये समझ आएगा तो सरफेस टेंशन बहुत बेसिक बात है. इस वजह से जो गैसेस होते हैं उनके पास ना शेप प्रॉपर होता है ना वॉल्यूम प्रॉपर होता है. लिक्विड्स में वॉल्यूम प्रॉपर होता है एंड सॉलिड में शेप साइज वॉल्यूम सब प्रॉपर होता है. लेकिन अगर मैं बात करूं फोर्स ऑफ कोहेसिवनेस की, तो फोर्स ऑफ कोहेसिवनेस जो सॉलिड्स में है वो सबसे ज्यादा है. जो फोर्स ऑफ कोहेसिवनेस जो आपके लिक्विड में है वो उससे कम है, पर ऑब्वियसली वो ज्यादा है गैस से. तो ये आप एक ग्राफ से समझ सकते हो. सबसे ज्यादा किसमें है? सॉलिड में. उसके बाद लिक्विड, उससे कम गैस में फोर्स ऑफ कोहेसिव कोहेजन होता है. ठीक है, इतनी बात समझ आ गई. अगर मैं बात करूं सरफेस टेंशन की, तो सरफेस टेंशन क्या है? सरफेस टेंशन एक स्केलर क्वांटिटी है. ठीक है. ये आपकी डिपेंड करती है सिर्फ और सिर्फ नेचर ऑफ लिक्विड पर. मतलब लिक्विड का नेचर क्या है, कितनी डेंसिटी है ना, उस पर डिपेंड करता है. टेम्परेचर सेंसिटिव है. अगर आपने कभी देखा हो, लेट्स सपोज आप एक काम करिए, ऑलपिन को लीजिए, पानी में आप आराम से रखिए और उसको छोड़ दीजिए, वो तैरती रहेगी. लेकिन अगर आप उसी पानी का टेम्परेचर बढ़ाइए, डूब जाएगी. ठीक है. टेम्परेचर बढ़ाने से जो सरफेस टेंशन होता है दैट इज वेरी सेंसिटिव टू द टेम्परेचर. ठीक है. इम्प्योरिटी सेंसिटिव होता है. अब उसी पानी में आपने नमक डाल दिया, हो सकता है ज्यादा बाहर को उठा ले, हो सकता है गिर जाए. डिपेंड करता है कि आपने इम्प्योरिटी क्या डाली है. ठीक है. तो इम्प्योरिटी सेंसिटिव होता है. अगर आप बात करें सरफेस टेंशन की यूनिट की, तो सरफेस टेंशन की जो यूनिट होती है वो होती है फोर्स पर यूनिट लेंथ. तो फोर्स की यूनिट थी सर न्यूटन, और लेंथ की ले लेते हैं मीटर, तो यूनिट हो जाती है न्यूटन पर मीटर. डायमेंशन की बात करें तो सर फोर्स की डायमेंशन होती थी एम एल टी माइनस टू, मास टाइम्स एक्सेलरेशन, और ये क्या है? मीटर है यानी लेंथ है. तो बेसिकली जो इसकी डायमेंशन हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? एम
L0 T-2, चाहो तो M1 लिख दूं, L0 लिख दूं, T-2 लिख दूं, तो ये भी एक करेक्ट रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है, या ML0 T-2 लिख दो तो वो भी करेक्ट रिप्रेजेंटेशन है। तो डायमेंशन जो होगी सरफेस टेंशन की वो इस तरह से हमें बता दी, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है भाई। तो यूनिट की बात कर ली है, डायमेंशन की बात कर ली, ये समझ लिया कि किस तरह की प्रॉपर्टी है, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, डिपेंड करती है नेचर ऑफ लिक्विड पे, टेम्परेचर सेंसिटिव है और इम्प्योरिटी सेंसिटिव चीज है सरफेस टेंशन। अब बात करते हैं सरफेस टेंशन का मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन क्या है। सरफेस टेंशन इज डिफाइंड, कैसे डिफाइन करते हो कि आपने कोई पिन डाली, उस पिन को डालने पर उस पिन पर कोई एक फोर्स लगा होगा, तो जो फोर्स उस पिन पर लगा पर यूनिट लेंथ, ओके, सो द फोर्स per unit length in a plane of liquid surface, in a plane of liquid surface acting at right angle on either side, यानी या तो ये वाला फोर्स लो या तो ये वाला फोर्स लो, कोई सा एक फोर्स लो, राइट एंगल टू ईदर साइड of the imaginary line drawn in the surface is called surface tension. तो T से रिप्रेजेंट करते सरफेस टेंशन को, कई बार S से भी रिप्रेजेंट करते थे, एंड दैट इज इक्वल्स टू F by L. फोर्स, कौन सा फोर्स, which is right angle on either side of imaginary line drawn in the surface, ठीक है। इसी सरफेस टेंशन की वजह से आपने देखा होगा कि बहुत बार अगर आप मरकरी अगर आप लेते हो तो मरकरी की अगर आप ड्रॉप रखोगे तो वो एकदम से राउंड शेप में आता है, ठीक है। पानी का अगर आप रखोगे तो थोड़ा सा कम, थोड़ा सा डिप्ड रहता है इन जनरल इन कंपैरिजन टू मरकरी, तो वो सब भी सरफेस टेंशन की वजह से होता है, क्योंकि वो फोर्स जो लगा रहा है वो उसका ज्यादा है मरकरी का विद रिस्पेक्ट टू वाटर, ठीक है। अब हम बात करते हैं सरफेस टेंशन एंड वर्क डन। ये डेफिनेशन समझ में आ गई ना, व्हाट इज सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन इज डिफाइंड एज द फोर्स पर यूनिट लेंथ इन अ प्लेन ऑफ लिक्विड सरफेस, ठीक है। अब बात करते हैं सरफेस टेंशन एंड वर्क डन इन इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया। आपने बहुत बार ऐसा देखा होगा कि मान के चलते हैं कि मेरे पास एक ना ये पानी भरा हुआ है, ठीक है, पानी भर के मैंने यहाँ पर एक क्या रखा है, एक पार्टीशन लगा रखा है, ये वाला PQ जो है वो मेरा पार्टीशन है, जो इस पानी की सरफेस को यहाँ पर ये रोक के रखा हुआ है। इस PQ पार्टीशन को मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ, DX आगे बढ़ा दिया मैंने इस PQ पार्टीशन को, ठीक है बच्चे, ये जो DX का मैंने क्या कर दिया इसमें इंक्रीज कर दिया है। जब ये इंक्रीज आप करोगे तो क्या होगा सर, देखो फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द लेंथ, यहाँ तो मुझे बात समझ में आई थी, देखो सरफेस टेंशन इज इक्वल्स टू फोर्स पर यूनिट लेंथ, तो फोर्स जो लग रही होगी दैट इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ, इतनी बात हम लिख सकते थे, तो मैंने लिखा जो फोर्स है दैट इज प्रोपोर्शनल टू ट्वाइस ऑफ लेंथ, और प्रोपोर्शनलिटी हटाऊंगा तो क्या लगाऊंगा सरफेस टेंशन, और मैंने लिखा F इज इक्वल्स टू T टाइम्स 2L, यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं। अब ये अगर फोर्स है जो लग रही है किस पर, इस पर ये जो फोर्स लग रही है परपेंडिकुलर टू द सरफेस पर ये फोर्स लग रही है, तो वर्क डन क्या होता था, वर्क डन की अगर डेफिनेशन याद हो तो वर्क डन होता था सर फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, इतना हमने पढ़ा था। तो मान के चलते हैं इस फोर्स ने dx डिस्प्लेसमेंट करा तो ये आपका वर्क डन हो गया। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो L इंटू डी क्या बनाता है सर, L इंटू डी ये एरिया बनाता है, यस और नो, क्या बनाता है, ये एरिया बनाता है सर। L ये टोटल लेंथ थी जिस पर आपका काम चल रहा था, है ना, और dx क्या है, ये आपकी विड्थ हो गई, तो L इंटू डी क्या बनाएगा, ये टोटल आपका एरिया बनाएगा, ठीक है। तो जो टोटल वर्क डन आया दैट इज इक्वल्स टू आपका T सरफेस टेंशन टाइम्स dA, तो यहां से आपने T की जो वैल्यू निकाली वो निकाल ली वर्क डन डिवाइडेड बाय dA। तो एक दूसरी डेफिनेशन है, दूसरी डेफिनेशन क्या है कि अगर एक लिक्विड को एरिया A बढ़ाने में जो वर्क डन करा गया तो वर्क डन पर यूनिट एरिया जो होगा दैट विल बी इक्वल्स टू सरफेस टेंशन। एक दूसरी डेफिनेशन यहां से निकाल सकते हैं, पहली डेफिनेशन निकालती सो इट इज द फोर्स पर यूनिट लेंथ इन अ प्लेन ऑफ अ लिक्विड एक्टिंग राइट एंगल टू द ईदर साइड ऑफ इमेजिनरी लाइन ड्रॉन, ठीक है। सेकंड क्या बोल सकते हैं कि लेट सपोज मेरे पास मैंने किसी लिक्विड का एरिया अगर A बढ़ाया है, अगर इस पहले ये तो आपने आर्बिट्री शेप ली थी, अगर मैं एक स्क्वायर स्ट्रिप ले लूं और उस स्क्वायर स्ट्रिप को मैं यहां से आगे बढ़ा दूं इस तरह से, ठीक है, इसके अंदर मैंने लिक्विड भर दिया है और इस लिक्विड को मैंने ऐसे आगे बढ़ा दिया, तो क्या होगा सर, ये A होगा, ये L होगा, और मैं ये dx होगा, ये L होगा, और टोटल मिला के मुझे एरिया दे देंगे, और इस एरिया को जितना मैंने करने के लिए जितना वर्क डन करा होगा, वर्क डन डिवाइड बाय एरिया क्या हो जाएगा, सरफेस टेंशन हो जाएगा, ठीक है। तो ये रिलेशन है सरफेस टेंशन एंड वर्क डन में, बात समझ आ गई, थ्योरेटिकल डेफिनेशन समझ आ गई सरफेस टेंशन है क्या, ठीक है। उसका एक दो हमने एग्जांपल्स पढ़ लिए, प्रॉपर्टीज हमने पढ़ ली सरफेस टेंशन की कि कैसे कैसे होती है, स्केलर है, यूनिट क्या है, डायमेंशन क्या है, किन किन बातों पर डिपेंड करती है। फिर मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की बात कर ली कि सरफेस टेंशन क्या है सर, फोर्स पर यूनिट लेंथ।
फिर हमने बात कर ली कि रिलेशन क्या, सरफेस टेंशन और वर्क डन के बीच में। ये सारी बातें हो चुकी हैं किसकी, सरफेस टेंशन के बारे में। उसके बाद एक कॉन्सेप्ट आता है जिसको बोलते हैं एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट बेसिकली होता क्या है, जब भी किसी एक लिक्विड को आप एक सरफेस में रखते हैं, जब भी मैंने क्या करा, एक लिक्विड को एक सरफेस पर रखा, तो आपने देखा होगा इस तरह की शेप्स बन जाती हैं कुछ, ठीक है, इस तरह की कुछ डिफरेंट डिफरेंट शेप, डिफरेंट डिफरेंट लिक्विड डिफरेंट डिफरेंट सरफेसेस पर डिफरेंट डिफरेंट शेप्स रखेंगे, दैट इज फॉर शॉर्ट, क्योंकि ये किस पे डिपेंडेंट है, सरफेस पर डिपेंडेंट है। तो हमने बोला एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट क्या है, द सरफेस ऑफ लिक्विड नियर द प्लेन ऑफ कॉन्टैक्ट। प्लेन ऑफ कॉन्टैक्ट क्या बच्चे, ये प्लेन ऑफ कॉन्टैक्ट है आपका, ये आपका जो है ये आपका प्लेन ऑफ कॉन्टैक्ट है। सो द सरफेस ऑफ लिक्विड नियर द प्लेन ऑफ कॉन्टैक्ट विद अनदर मीडियम इज इन जनरल कर्व्ड। इन जनरल हमेशा कैसी रहेगी, ये कर्व्ड ही होती है, ठीक है। And the angle between the tangent to the surface liquid at the point of contact and the solid surface inside the liquid is termed as the आपका angle of contact। तो ये है आपका tangent, ठीक है भाई, ये आपका tangent है, ये tangent किस पर है, this is the angle between the tangent to the liquid surface, ठीक है भाई। ये आपका लिक्विड कुछ इस तरह सा था, तो लिक्विड सरफेस पे जो टेंजेंट था, मान के चलता हूं सर ये वाला आपका टेंजेंट हो गया, ठीक है। जैसे इस वाली सरफेस पर अगर आपने बात करी है, तो इस वाली सरफेस पर टेंजेंट आपका ये हो जाएगा, ठीक है। एंड किसके साथ है, सॉलिड सरफेस इनसाइड द लिक्विड, सॉलिड सरफेस इनसाइड द लिक्विड। तो यहाँ पर ये आपका अगर टेंजेंट था, ये वाला टेंजेंट था, तो ये सॉलिड सरफेस थी। यहाँ पर अगर आपका ये वाला टेंजेंट था, तो ये आपकी सॉलिड सरफेस थी, यस और नो। तो सॉलिड सरफेस और टेंजेंट के बीच का जो एंगल होता है उसे बोलते हैं आप एंगल ऑफ कांटेक्ट। इतनी सी बात समझ आ गई, थीटा से इसको रिप्रेजेंट करा जाता है, ठीक है भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो ये है आपका सॉलिड और लिक्विड के बीच का, ये आपका सॉलिड ऑफ एयर और ये लिक्विड ऑफ एयर, ये तीन सरफेसेस मिल गई ना मुझे। देखो एक क्या है, लिक्विड और एयर के बीच का आपका टेंजेंट है, एक है आपका सॉलिड और लिक्विड का, और एक है आपका सॉलिड और एयर का, ठीक है। तो ये आपकी सॉलिड एयर सरफेस है, यहाँ पर सिर्फ क्या है, सॉलिड है और एयर है। ये आपका कौन सा डायरेक्शन है, ये आपकी है लिक्विड और एयर डायरेक्शन, और ये आपकी सॉलिड और लिक्विड डायरेक्शन। तो आपने को एंगल हमेशा किस किस के बीच में रहेगा, एंगल हमेशा रहेगा सॉलिड लिक्विड एंड लिक्विड एयर के बीच में, ठीक है। एंगल रहेगा किसके बीच में, सॉलिड लिक्विड एंड लिक्विड एयर, ठीक है। इन दोनों के बीच में एंगल रहेगा, इस एंगल को आप बोलते हो क्या, एंगल ऑफ कांटेक्ट। ये एंगल कौन सा होता है सर, ये अक्यूट एंगल होता है, छोटा वाला एंगल जो रहेगा ना हमेशा, है ना, अक्यूट एंगल जो होता है उसको बोला जाता है एंगल ऑफ कांटेक्ट, ठीक है। फिर हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और हमें एक बात समझ आती है कि जब भी आप पानी में, जैसे लेट्स सपोज आपने किसी उसमें पानी भरा हुआ है, ठीक है, जब भी आप पानी को देखते हो तो ये पानी हमेशा या तो नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ आपको कर्व्ड मिलता है। यहां से भी आप बात करते हो एंगल ऑफ कांटेक्ट की, ठीक है। तो यहां से बोला गया था एंगल विच इज टेंजेंट टू द लिक्विड सरफेस एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मेक्स विद द सॉलिड सरफेस इनसाइड द लिक्विड इज कॉल्ड एंगल ऑफ कांटेक्ट। कौन सा एंगल है, जो टेंजेंट टू द लिक्विड सरफेस। तो सर लिक्विड सरफेस पर टेंजेंट ये रहा इस केस में, और इस केस में सर ये रहा, ठीक है। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे लिक्विड सरफेस पे जो टेंजेंट है इस केस में ये है और इस केस में ये है। एंड किसके बीच में, विद द सॉलिड सरफेस इनसाइड द लिक्विड। तो सॉलिड सरफेस इनसाइड द लिक्विड सर ये है, और सॉलिड सरफेस इनसाइड द लिक्विड सर ये है। तो इन दोनों के बीच का जो एंगल है, इस एंगल को भी आप एंगल ऑफ कांटेक्ट बोलते हो, ठीक है। एंगल ऑफ कांटेक्ट नॉर्मल आपने ये देख लिया, और अगर किसी ग्लास में आपने पानी भरा हुआ है या मरकरी भरा हुआ है तो इस तरह सब देखो डिपेंड करता है मीडियम। पानी के लिए आपको कर्व ऐसा मिलता है, मरकरी के लिए आपको कर्व ऐसा मिलता है। ये क्यों करता है इसकी हम आगे बात करेंगे, ठीक है। फॉर दोज लिक्विड विच वेट द वॉल और कंटेनर, इन केस वाटर और ग्लास की अगर बात करें, हैव मिनिस्कस कॉन्केव अपवर्ड एंड देयर वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ कांटेक्ट इज लेस देन 90 डिग्री। क्या बोला मैंने, ऐसी चीज है जो एक कंटेनर को क्या कर सकती है, वेट कर सकती है। जैसे लेट्स सपोज आपने कभी भी देखा हो तो मरकरी कभी भी ग्लास को वेट नहीं कर सकती। आप एक ग्लास लीजिए, ग्लास में मरकरी को डालिए, आप कितना चाहे उसमें हिला लीजिए उसको, जब आप बाद में मरकरी निकालेंगे तो मरकरी का एक भी पार्टिकल उस ग्लास पर नहीं रहेगा। ऐसा क्यों हो रहा है,
सर क्योंकि मरकरी मरकरी के बीच की जो कोहेसिव फोर्स है वो इतनी ज्यादा है कि वो मरकरी ग्लास की जो फोर्सेस है उन पर नहीं, उसको ओवरकम करके आप कभी भी मरकरी मरकरी को लग करके ग्लास पर वेट नहीं कर सकते। वेट करने का मतलब क्या है कि वो उसको भिगो दे, यानी वो आपस में उस रहकर उस पर चिपक जाए। तो चिपकेंगे तो तब ना जब उनके खुद का फोर्स कम है और उनका और उस ऑब्जेक्ट का फोर्स अट्रैक्शन का ज्यादा है, जबकि मरकरी के केस में ऐसा नहीं होगा। ठीक है, आपने बहुत बार देखा होगा जब आप भीगते हो, पानी अगर आप अपने ऊपर डालो तो आप भीग जाओगे, आपकी स्किन और वाटर के बीच में जो फोर्सेस ऐसी है कि यू विल गेट वेट। लेकिन जो डक होती है, डक, उसके ऊपर पानी अगर आप डालो तो एकदम स्मूथली ग्लाइड कर जाता है, उस पर पानी की एक बूंद नहीं रुकती। ठीक है, जैसे आपके पास बहुत सारी एंटी वाटर रिपेलेंट स्क्रीन्स आती हैं तो उनमें भी यही होता है, उनमें भी वो सरफेस को ऐसा बना देते हैं ताकि पानी उस पर ना रुके। क्यों नहीं रुक रहा है? क्योंकि वो जो फिल्म लगाई जा रही है वो उस मटेरियल की लगाई जाती है सो दैट उसका पानी से जो रिलेटिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो पानी का खुद के रिलेटिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से काफी कम है, तभी तो पानी उसको नहीं चिपकेगा। ठीक है, so for all those liquid which wet the wall or the container, they have meniscus concave upward. ठीक है, upward, and their value of angle of contact is less than 90 degree, which is called the acute angle. However, the liquids which do not wet the walls of container, say in case mercury and glass, have meniscus concave upward. अच्छा, यहाँ पे ये upward नहीं होना चाहिए, downward होना चाहिए। क्या होना चाहिए यहाँ पर? downward। वही मैं सोच रहा हूँ ऐसा दिक्कत, क्योंकि ये तो डाउनवर्ड है ना भाई, कनकेव नीचे की तरफ है, कनकेव है ना भाई, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए? डाउन। ठीक है, तो वो हो जाएंगे आपके पास कैसे? डाउन, जिनमें डाउनवर्ड होता है उसमें एंगल ऑफ कांटेक्ट 90 डिग्री से कम होगा, एक्यूट एंगल होगा, और ये क्या करेंगे, ये आपके ग्लास को भिगोएंगे। और जो ग्लास को नहीं भिगोएंगे जैसे मरकरी और ग्लास, तो इनमें जो आपका मिलेगा मेनिस्कस कॉनकेव, ये अपवर्ड डायरेक्शन में मिलेगा। वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ कांटेक्ट 90 डिग्री से बड़ी होगी, ऑब्ट्यूज एंगल की बात करी जाएगी। अगर आप मरकरी के केस में बात करें तो ये एंगल 140 डिग्री का होता है, एक नंबर है जो याद रहेगा तो कोई बुरी बात नहीं है। ठीक है, whereas the angle of contact for water and glass is about 80 degrees। ठीक है, तो ये जो एंगल होता है ये 8 डिग्री, ज्यादा बड़ा एंगल नहीं है। ठीक है, बहुत ज्यादा बड़ा एंगल नहीं है। ठीक है, बहुत 8 डिग्री बहुत ज्यादा नहीं होता। water and glass is 8 degree and for water and mercury is 140 degree, but for pure water the angle of contact with glass is taken as 0। pure water मतलब क्या? pure H2O, distilled water की अगर आप बात करेंगे तो distilled water में 0 रहता है। ठीक है, लेकिन जो आप टैप वाटर की अगर बात करेंगे तो इन जनरल टैप वाटर में 8 डिग्री जो है आपको देखने को मिलेगी। ये कुछ बात है जो, जैसे मान लो कोई ऑप्शन आ गया, which of the following have the 0 degree angle of contact with glass, एक दे दिया मरकरी, एक दे दिया टैप वाटर, एक दे दिया आपका प्योर वाटर, एक दे दिया आपका आयोनाइज्ड वाटर या सॉल्ट वाटर। तो पता होना चाहिए ना भाई कि प्योर वाटर का एंगल 0 डिग्री रहेगा, टैप वाटर का कुछ 8-10 डिग्री का रहता है, और मरकरी का 140 डिग्री। इतनी बातें समझ में आए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एंगल हमेशा कैसा होगा? छोटा वाला एक्यूट एंगल रहेगा। मरकरी में कौन सा रहेगा? ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल हर उस मटेरियल का रहेगा जो मटेरियल उस कांटेक्ट को वेट नहीं कर सकता, और जो वेट कर सकते हैं वो सारे एंगल हमेशा एक्यूट एंगल यानी छोटे वाले एंगल रहेंगे, 90 डिग्री से कम वाले एंगल रहेंगे। इतनी बात क्लियर है? चलो, मूविंग है, जब 90 डिग्री से कम है तो हो क्या रहा है ये समझने की कोशिश करते हैं। जब 90 डिग्री से मतलब इसका जो लिक्विड सरफेस है जो आप कर्व कर रहा है टुवर्ड्स दी सॉलिड, इसका मतलब है this happens when the force of cohesive between the two liquid molecule is less, क्या बोला? is less than the force of adhesive between the liquid and solid। यानी देखो, लिक्विड के बीच में एक फोर्स है खुद का, वो कैसा था? कोहेशन फोर्स है। और सॉलिड और लिक्विड के बीच में फोर्स है, उसको बोला एडिशन फोर्स। जैसे मान लो ये मेरा पानी का कंटेनर है जी, तो पानी पानी में जो फोर्स है वो कैसा है सर? वो है कोहेजन फोर्स। और पानी और ग्लास में जो फोर्स है वो कैसा है अट्रैक्शन का? सर वो है एडहीजन फोर्स। ठीक है ना, तभी आपने देखा होगा जो भी चीजें, जो ग्लू वगैरह होता है उसको एडहीसिव बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एडहीसिव, क्योंकि वो दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को चिपकाने के काम आता है ना भाई, एडहीसिव बोलते हैं इसको। तो एडहीसिव फोर्सेस दो डिफरेंट सरफेसेस या दो डिफरेंट मटेरियल के बीच में लगता है, सॉलिड और लिक्विड के बीच में लग रहा है।
अगर सॉलिड और लिक्विड में लगने वाला फोर्स ज्यादा है यानी एडहेसिव इज ग्रेटर देन कोहेसिव, तो क्या होगा, पानी पानी आपस में इतनी फोर्स से नहीं चिपक रहा जितना पानी और ग्लास चिपक रहा है, तो ग्लास पे पानी रह जाएगा, तो क्या होगा सर, वेट हो जाएगा ग्लास। और इस वजह से क्या होगा, अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो ग्लास है ये ज्यादा फोर्स से क्या कर रहा है, पानी को अपनी तरफ खींच रहा है, और इस वजह से जो कॉनकेव है वो नीचे की डायरेक्शन में बना आपका, डाउनवर्ड डायरेक्शन में कॉन्वेक्स आपका बना, ठीक है, कॉन्वेक्स। बात क्लियर है? अगर थीटा 90 डिग्री से ज्यादा है तब क्या हो रहा है सर, उस केस में जो आपकी सरफेस है ये आपकी डाउनवर्ड नहीं है, ये अपवर्ड है, in contact with solid in case the force of cohesive is greater than the force of adhesive। मतलब क्या है, मरकरी मरकरी के बीच में जो फोर्स है दैट इज ग्रेटर देन मरकरी एंड ग्लास। इस वजह से इन सच केसेस सॉलिड्स डू नॉट गेट वेट, वेट नहीं कर सकते, उस पर चिपके नहीं रहेंगे। तो अगर आपके पास कोई मरकरी आपने अगर किसी ग्लास के कंटेनर में डाली है तो कभी भी आपको ये नहीं सोचना पड़ेगा कि यार इसको सही से साफ नहीं करा है, कुछ मरकरी इसमें लगी रह गई होगी, ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि मरकरी मरकरी का जो फोर्स है आपका कोहेसिव फोर्स, कोहेजन फोर्स जो है आपका दैट इज वे स्ट्रॉन्गर, ठीक है, कोहेजन इज वे स्ट्रॉन्गर द एडहेसिव फोर्स, एडिशन फोर्स, ठीक है, इस वजह से वो वेट नहीं करता। सबसे अच्छा एग्जांपल है मरकरी का सॉलिड ग्लास ट्यूब में, ठीक है। आप कभी भी देखो मरकरी, कभी आपको जो जो आपके पास वो होता है थर्मामीटर होता है, तो उस थर्मामीटर में क्या आता है, वो ग्लास का थर्मामीटर है, अंदर क्या मरकरी, अगर आपने देखा हो तो जो थर्मामीटर टेम्परेचर के साथ ऊपर नीचे जाता है, कभी ऐसा होता है कि थर्मामीटर का कोई पार्ट चिपका रह गया हो, नहीं होता, उसको कितना भी हिला लो कुछ भी कर लो, फिर कभी ऐसा नहीं होगा कि थर्मामीटर का कुछ पार्ट ऊपर रह जाए। लेकिन भाई आपने पानी भर दिया, ऑल्दो मैंने आपको एक बार क्लास में बताया था कि पानी का अगर बनाओगे तो बहुत बड़ा बनाना पड़ेगा, पर ठीक है मान लेते हैं बना भी लिया, फिर भी पॉसिबिलिटी है कि थोड़ा बहुत पानी ऊपर चिपका रह जाएगा, क्यों, क्योंकि उसमें आपके जो एडिशन फोर्सेस होते हैं वो ज्यादा होते हैं कोहेसिव फोर्सेस, ठीक है। बातें क्लियर हो रही थोड़ी थोड़ी, आपस की फोर्स कोहेजन फोर्स, एक दूसरे की अट्रैक्टिव फोर्स एडिशन फोर्स, एडिशन फोर्स अगर ज्यादा है तो पानी चिपक जाएगा, कोहेजन फोर्स अगर ज्यादा है तो पानी नहीं चिपकेगा, यानी पारा Hg नहीं चिपकेगा। बात क्लियर है, मरकरी नहीं चिपकेगा, सही है। तो ये दोनों केसेस में हमने बात कर ली है क्या होता है। अब बात करते हैं कैपिलरी की। कैपिलरी पता नहीं, एक छोटी सी अपने पास एक लिक्विड में मैंने क्या करा, एक मेरे पास ये लिक्विड था, इस लिक्विड में मैंने क्या करा, ऐसे करके एक ट्यूब डाल दी, इसको बोलते हैं कैपिलरी ट्यूब। ट्यूब ऐसी है जो दोनों तरफ से ओपन है, नीचे से भी ओपन है ऊपर से भी ओपन है, और उसका जो रेडियस होता है वो थोड़ा छोटा सा ही होता है। तो मॉलिक्यूल क्या करते हैं, देखो, मॉलिक्यूल एट द सरफेस ऑफ लिक्विड इज अट्रैक्टेड बाय द अदर मॉलिक्यूल इन द सरफेस इन ऑल डायरेक्शंस, वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। एडिशन फोर्सेस देखो ज्यादा नहीं है पर कुछ तो है, जीरो तो नहीं हो जाने वाले ना भाई, तो वो क्या आ रहा है, उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। अब जब अट्रैक्ट हो रहे हैं, इफ द सरफेस ऑफ कॉन्वेक्स देन द रिजल्टेंट कंपोनेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन एक्टिंग ऑन एवरी मॉलिक्यूल एक्ट्स नॉर्मली टू द सरफेस एंड इज डायरेक्टेड डाउनवर्ड्स, ठीक है। Similarly, if the surface is concave, then every molecule experiences a resultant force due to the surface tension acting normally outward. For balancing the resultant force due to the surface tension, hence the pressure on the concave side must be greater than the pressure on the convex side. This difference in pressure is equals to 2T by R, where T is the surface tension and R is the radius of curvature of the surface. मतलब होने क्या वाला है, देखो यहाँ देखो, जब भी ऐसा होगा कि आपके पास कोई कैपिलरी होगी कुछ इस तरह से, क्या हो जाना है, या तो पानी ऊपर चढ़ेगा कुछ ऐसे जाएगा, ठीक है, ये आपके Hg की बात हो गई है। और पानी की बात करोगे तो पानी में सर ऐसे हो जाएगा कुछ इस तरह से, ठीक है। बेसिकली होता है कि अपवर्ड या डाउनवर्ड कहीं ना कहीं तो ये मोशन करेगा ना भाई। तो हमने बोला कि जो अब यार ये अगर अंदर की तरफ जा रहा है तो हाइट में डिफरेंस है, हाइट में डिफरेंस है तो प्रेशर में डिफरेंस है, तो प्रेशर में डिफरेंस जो होगा वो सरफेस टेंशन ही तो बैलेंस करेगा। तो जो प्रेशर में डिफरेंस होगा दैट विल बी इक्वल्स टू 2T by R, T इज द सरफेस टेंशन, R इज द रेडियस, जो भी इसकी रेडियस होगी ना भाई, ये किसी ना किसी उसका तो होएगा ना रेडियस का, जो भी आपका कर्व है, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द सरफेस, R is the radius of curvature of the surface, T is the surface tension। जो प्रेशर डिफरेंस होता है that is equals to 2T by R in a capillary। डायरेक्ट पूछ सकते हैं कि what is the temperature difference in a capillary having a surface tension T and radius R, तो 2T by R, बात खत्म, सही है कहानी। चलो इस तरह की बात करते हैं बेसिकली, ठीक है।
कि अगर सिंपल हो सकता है सर इस तरह से, ऊपर की तरफ भी हो सकता है और नीचे की तरफ भी हो सकता है, ठीक है। ये तीनों चीजें जो है वो पॉसिबल होती है। एग्जांपल देखिए, व्हाट इज द सरफेस टेंशन ऑफ सोप बबल ऑफ रेडियस आर। अच्छा ये अभी आप नहीं कर सकते हो, इसको थोड़ा आगे की तरफ जाना पड़ेगा, तब हम इसको करेंगे। सरफेस एनर्जी की बात करेंगे, वो अभी तक आपको पढ़ाया नहीं गया, तो इसको मत करो। एक्सिस प्रेशर की समझने वाली बात है, क्योंकि इस पे एक डायरेक्ट क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। क्यों? क्योंकि ये रिजल्ट बेस्ड चीज है। मैंने आपको क्या बोला था, आपके पेपर में वो चीजें आएंगी जो डायरेक्ट हैं, रिजल्ट बेस्ड हैं, वेल नोन रिजल्ट जो होते हैं वो आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो एक वेल नोन रिजल्ट है जब भी आप बबल की बात करते हो, ठीक है। क्या बोला मैंने? सोप बबल। कैसा बबल? सोप बबल। अगर आपने देखा होगा तो सोप बबल में आपके पास एक लेयर नहीं होती है, यू हैव 2 लेयर्स इन सोप बबल, ठीक है। क्या होती है आपके पास? 2 सरफेसेस होती है, एक इनर सरफेस है, एक आउटर सरफेस है, ठीक है। तो अगर आपके पास 2 सरफेसेस हैं तो फोर्स जो इन दोनों की वजह से लगने वाला, ये भी 2 तरह का लगेगा। लाइक सपोज इनर सरफेस पर भी फोर्स लगेगा ये वाला, और आउटर सरफेस पर भी फोर्स लगेगा ये वाला। लगेगा कि नहीं लगेगा? अगर इसकी थिकनेस को निग्लिजिबल मान के चलता हूं तो क्या दोनों का सर्कमफ्रेंस सेम होगा? इफ thickness tends to 0 or negligible, then टोटल सर्कमफ्रेंस कितना हो जाएगा यार? मैंने आपको बताया था कि सरफेस टेंशन होता था फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो फोर्स क्या हो जाएगा सर? इसका मतलब है फोर्स हो जाएगा लेंथ इनटू टाइम। लेंथ कौन सी? सर्कमफ्रेंस ऑफ द बबल ना। लेकिन यहाँ तो 2 सर्कमफ्रेंस की बात हो गई। क्यों? क्योंकि एक तो अंदर वाला और एक बाहर वाला। तो हमने बोला जो टोटल फोर्स होगी वो सरफेस टेंशन इनटू लेंथ। सरफेस टेंशन को टी बोला, लेंथ होगा ट्वाइस द सर्कमफ्रेंस ऑफ सिंगल बबल। तो हमने बोला ट्वाइस ऑफ 2 पाई आर हो जाएगा सर। ये किसके बराबर होगा ये फोर्स? सर दैट विल बी इक्वल टू द एक्सेस प्रेशर एक्स ऑन द क्रॉस सेक्शनल एरिया पी आर स्क्वायर, ठीक है। यानी अगर इसका रेडियस मान के चलता है यहाँ से लेकर यहाँ तक का, अगर मैं बोल के चलूँ सर ये आर है, तो इतने एरिया पर जो प्रेशर लग रहा होगा उसके इक्विवेलेंट होगा, उस फोर्स के इक्विवेलेंट होगा ये फोर्स। तो मैंने बोला सर कि पाई आर स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू टी 4 पाई आर। ऐसा होने वाला है, पक्की सी बात है। एक आर से एक आर कट जाएगा, ठीक है भाई। तो यहां से आ जाएगा एक पाई से पाई भी कट जाएगा, तो 4t बाय आर। सर दिस विल बी इक्वल्स टू द चेंज इन प्रेशर या एक्सेस प्रेशर जो होने वाला है, प्रेशर इनटू एरिया, ये हो जाएगा ना फोर्स। तो ये तो कट गया, तो ये हो जाएगा आपका एक्सेस प्रेशर 4t बाय आर। अब याद रखो डायरेक्ट रिजल्ट आएगा कि व्हाट इज द डिफरेंस या एक्सेस प्रेशर इन केस ऑफ अ सोप बबल। सीधे लिखना है 40 बाय आर, दैट्स इट। और सर अगर सोप बबल ना होके अगर कोई लिक्विड ऑफ ड्रॉप है तो 2t बाय आर। क्यों? क्योंकि सर उसमें सिर्फ एक ही सरफेस है, आउटर सरफेस ही ना है ना बस। उसमें क्या है आपके पास? अंदर तो पूरा पानी भरा हुआ है, ड्रॉप है ना भाई। और इसको लेट सपोज अगर रेडियस आर है तो मैं बोलूंगा सर सिर्फ और सिर्फ एक ही आपके पास सरफेस है, तो फोर्स कितना हो जाएगा? फोर्स हो जाएगा बेसिकली सरफेस टेंशन इनटू 2 पाई आर। और ये फोर्स इक्वल्स टू क्या? प्रेशर इनटू पाई आर स्क्वायर। तो जो पी एक्सेस होने वाला है आपका वो हो जाएगा पाई आर से पाई आर गया 2t बाय आर। बात खत्म, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो याद रखो, सीधा रिजल्ट याद रखना है कि एक्सेस प्रेशर इन केस ऑफ सोप बबल इज 4t बाय आर, इन केस ऑफ ड्रॉप इज 2t बाय आर। बात खत्म। और ये एक्सेस प्रेशर किस चीज का है? जो बाहर का प्रेशर है और जो अंदर का प्रेशर है, इसका जो डिफरेंस है, पक्की बात है। अच्छा इसको थोड़ा सा ध्यान रखो, कौन सा प्रेशर ज्यादा होगा सर? P और PA, ये ऐसा होगा। अंदर का प्रेशर P, बाहर का प्रेशर P नॉट, तभी तो बाहर की तरफ स्ट्रेच हो रहा है ना, वरना तो अंदर सिकुड़ जाता। तो प्रेशर कौन सा ज्यादा है सर? प्रेशर जो एक्सेस लग रहा है कहाँ? बबल के अंदर से बाहर की तरफ लग रहा है, दैट इज इक्वल्स टू 2t बार इन द केस ऑफ ड्रॉप एंड दैट इज इक्वल्स टू 4t बार इन द केस ऑफ सोप बबल। बात क्लियर है? बबल तभी तो बन पाएगा ना जब अंदर का प्रेशर ज्यादा होगा। बाहर का प्रेशर ज्यादा होगा तो उसको सुकोड़ के बाद खत्म कर देगा। अंदर का प्रेशर ज्यादा है, बाहर का प्रेशर कम है, और वो रुका हुआ है। क्यों? क्योंकि प्रेशर डिफरेंस जो है वो सरफेस टेंशन ने संभाल रखा है, ठीक है। इस वजह से वो रुका हुआ है। तो 4t बाई आर अगर वो एक्सेस प्रेशर के बराबर है तो बबल बना रहेगा, अगर इसके बराबर नहीं हुआ तो बबल फूट जाएगा, या तो फूट जाएगा या तो श्रिंक हो जाएगा, एक चीज तो हो ही जाएगी, है ना भाई। चलो उसके बाद हम बात करते हैं एक्सेस ऑफ प्रेशर इनसाइड अ कर्व्ड सरफेस की। मतलब
इनसाइड अ कर्व सरफेस एक्सेस ऑफ प्रेशर होता कैसे है? लेट्स सपोज इफ मैं सरफेस की बात करूं, लिक्विड अगर प्लेन है, अगर प्लेन है इसका मतलब क्या है? इफ द सरफेस ऑफ द लिक्विड इज प्लेन, इसका बेसिक सा मतलब क्या था? मॉलिक्यूल ऑन द लिक्विड सरफेस इज अट्रैक्टेड इक्वली इन ऑल डायरेक्शंस, so the resultant force due to surface tension is zero, the pressure therefore on the liquid surface is normal, नॉर्मल लग रहा है बिल्कुल, ठीक है। हाँ, लेकिन अगर कॉनकेव सरफेस है तो क्या होगा? और वो भी कैसा? अपवर्ड कॉनकेव। अच्छा, इसका डायग्राम देख लो, ये वाले डायग्राम की बात करी जा रही है, ठीक है, बी डायग्राम जो बोल रहे हैं वो। तो अगर कॉनकेव है दैट टू अपवर्ड डायरेक्शन में, इसका मतलब क्या? रिजल्टेंट फोर्स क्या रहेगा? सरफेस टेंशन की वजह से एक्टिंग ऑन द मॉलिक्यूल्स, इज द मॉलिक्यूल ऑन द सरफेस इज इन इक्विलिब्रियम, देयर मस्ट बी एन एक्सेस प्रेशर ऑन द कॉनकेव साइड इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन टू ब्लेम द रिजल्टेंट फोर्स, है ना भाई? ये अपवर्ड डायरेक्शन में ये ऐसा कुछ कॉनकेव रहा होगा, है ना भाई? एक सेकंड रुक। हाँ, कॉनकेव ऊपर ऐसा रहा होगा, तो ऐसा अगर रहा होगा तो इसको रोकने के लिए रिजल्टेंट आपको ऊपर की तरफ लगाना पड़ेगा। सिमिलरली कॉन्वेक्स सरफेस रहेगा तो कॉन्वेक्स में रिजल्टेंट डाउनवर्ड लगाना पड़ेगा उसको प्रेशर को रोकने के लिए। प्रेशर की वैल्यू क्या है? 2T बार। 2T बार क्यों लिखा? क्योंकि सर सिंगल सरफेस है, बबल में सिर्फ डबल सरफेस है, उसके अलावा आपके पास अगर कैपिलरी है वो भी 2T बाय आर है, बबल है वो भी 2T बाय आर है, तो उन दोनों केस में 2T बाय आर है। सिर्फ और सिर्फ क्या बोल रहा हूँ मैं, ड्रॉप के केस में या कैपिलरी के केस में, दोनों केस में 2T बाय आर है। सिर्फ और सिर्फ सोप बबल के केस में 4T बाय आर है। एक्सेस प्रेशर की जो बात हो रही है, क्या बात समझ पा रहे हो मेरी? तो पीए माइनस पीबी की जो वैल्यू होगी वो 2T बाय आर होगी दोनों केसेस में, ठीक है। पीए माइनस पीबी 2T बाय आर, बात समझ पा रहे हो मेरी? यस और नो? ऑब्वियसली ए पॉइंट का प्रेशर ज्यादा है, बी पॉइंट का कम है, तभी वो उसको दबा पा रहा है। यहाँ तक बात सेट है। फिर हमने बात करती है व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द इम्प्योरिटी ऑफ द सरफेस टेंशन, ठीक है। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर का बेसिक सा मतलब क्या है, जरा सोचो। हाँ, इसको थोड़ा सा चेंज करना था इसलिए थोड़ा सा मैंने पॉज करा था। हाँ, इधर आ जाओ। तो मैंने क्या बोला, सरफेस टेंशन की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि सरफेस टेंशन जो लिक्विड में होता है, जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते हो ना, तो उसके साथ साथ जो वैल्यू होती है वो आपकी बढ़ती है। सरफेस टेंशन उतना ज्यादा कि वैल्यू आपकी बढ़ने लगती है ना। तो अगर मैं थीटा की बात करूं, लेट सपोज सरफेस टेंशन जो आपका 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर है वो टी नॉट है, और किसी एंगल थीटा पर जो है वो लेट सपोज टी है, तो टी इज इक्वल्स टू टी नॉट 1 माइनस थीटा बाई थीटा सी की पावर एन, ठीक है। अब यहाँ जो थीटा सी जो है ये है आपका क्रिटिकल टेम्परेचर। क्या बोला मैंने? थीटा सी जो है दैट इज क्रिटिकल टेम्परेचर, एंड एन इज द कांस्टेंट जो वेरी करता है लिक्विड टू लिक्विड, पर इसकी जो मीन वैल्यू रहती है 1.21 लेके चल सकते हैं, ठीक है। दिस फॉर्मूला शोज द सरफेस टेंशन becomes zero at the critical temperature। सर तो ऐसा टेम्परेचर, जैसे जैसे आपने टेम्परेचर को बढ़ाना चालू करा सरफेस टेंशन कम होने लग गया। तो एक हर लिक्विड के लिए एक ऐसा टेम्परेचर फिक्स होता है, जितना टेम्परेचर अगर आपने लिक्विड को दे दिया तो सरफेस टेंशन जीरो हो जाता है। सरफेस टेंशन क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है। तो उस टेम्परेचर को बोलते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर, और हर लिक्विड के लिए वो डिफाइंड होता है, ठीक है भाई। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो टेम्परेचर है वो टी नॉट है, थीटा पर जो है वो टी है, और थीटा सी क्रिटिकल टेम्परेचर है। एन की वैल्यू, मीन वैल्यू जो आप है 1.21 लेके चल सकते हो, थोड़ी बहुत ऊपर नीचे रहती है लिक्विड टू लिक्विड। So surface tension of a liquid changes appreciably with the addition of impurities as well. For example, surface tension of water increases with addition of highly soluble substance like salt, NaCl, ZnSO4, etc. And on the other hand, surface tension of the water gets reduced by addition of sparing soluble substance like phenol or soap. इसलिए आपने देखा होगा इन जनरल, जैसे जो आपको मच्छर वगैरह अगर जैसे जो आपका बरसात का मौसम होता है, तो उसमें अगर मच्छर वगैरह ना हो तो इसलिए वो क्या करते थे, जो आपके एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर मच्छर बन सकते हैं, जो आपके पानी जहाँ भर जाता है वहां पे वो फिनॉल डाल देते हैं। जो वो डालते हैं ना दवा, उसमें फिनॉल होता है या सोप होता है, ऐसा कोई एजेंट होता है जो क्या करे, जो बेसिकली सरफेस टेंशन को कम कर देगा। तो मच्छर वहां पे आएगा, सरफेस टेंशन सफिशिएंट मिल नहीं पाएगा, तो नीचे घुस जाएगा, मर जाएगा, पानी में डूब जाएगा। इन जनरल वो क्या कर सकता है, पानी पे तैर सकता था, लेकिन अब वो जैसे ही पानी पर जाएगा वो वैसे ही सरफेस टेंशन सफिशिएंट है नहीं, तो वो एयर जो उसकी पानी की सरफेस है वो उसको सहन नहीं कर पाएगी और वो नीचे डूब जाएगा। दैट्स द होल पॉइंट, ठीक है। करना नहीं है, मतलब जरूरी है कभी कभी लेकिन वैसे समझो कि बहुत क्रूअल्टी है काइंड ऑफ, पर यार अगर आप देखो वर्ल्ड में सबसे ज्यादा अगर कोई चीज ह्यूमन लाइफ लेती है दैट इज मस्कीटो। कोई और एनिमल, कोई और स्पीसीज इतना
ह्यूमन लाइफ्स नहीं लेती जितना मस्कीटोस लेते हैं। डेंगू मलेरिया जितनी लाइफ लेते हैं उतना कोई नहीं लेता। शार्क हो गया, लायन हो गया, कोई भी कुछ भी सोच लो, तो सबसे ज्यादा जो लाइफ लेता है दैट इज मस्कीटो। ठीक है, तो थोड़ा उसका ध्यान रखना पड़ता है। हाँ, सो वेयर वी, तो आप NaCl लगा दो, ZnSO4 लगा दो, इवन अगर आप कोई भी सॉल्युबल चीज जो है ना, जो उसकी डेंसिटी बढ़ा दे, बेसिक से मतलब क्या, कोई भी ऐसी चीज जो उसकी डेंसिटी बढ़ा दे, मैंने नमक डाल दिया, मैंने चीनी डाल दी, मैंने भूरा डाल दिया, कोई भी ऐसी चीज जो उसकी डेंसिटी बढ़ा देगा, जो सॉल्युबल हो, हाईली सॉल्युबल होगा, वो क्या करेगा, सरफेस टेंशन को इंक्रीज करेगा। ज्यादा डेंस मटेरियल का सरफेस टेंशन ज्यादा होता है। पानी और शहद में सरफेस टेंशन किसका ज्यादा है सर? शहद का ज्यादा। एज सिंपल एज दैट। और जो भी चीज क्या कर सकती है, रिड्यूस, जो उसका सरफेस टेंशन रिड्यूस कौन करेगा? एडिंग अ स्पेयरिंग सॉल्युबल सब्सटेंस। ठीक है, स्पेयरिंगली सॉल्युबल सब्सटेंस लाइक फिनॉल एंड सोप, वो क्या करेंगे, सरफेस टेंशन कम करेंगे। ठीक है, इसलिए आप देखा है जो आपके कपड़े तो जो धोए जाते हैं वो किससे धोए जाते हैं? सोप या डिटर्जेंट डाल के धोए जाते हैं। तो डिटर्जेंट वाला पानी का क्या है सर? उसका सरफेस टेंशन कम है। तो क्योंकि उसका सरफेस टेंशन कम है, वो आराम से जो आपका जीन्स या शर्ट जो भी है उसके अंदर आराम से जा सकता है, और वो उस गंदगी को अपने साथ लेकर जा सकता है। सिंपल सा यही रीजन है, सरफेस टेंशन क्योंकि उसका कम हो जाता है। ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट विस्कोसिटी। सरफेस टेंशन में आपको यही है। ठीक है, 3-4 बातें जो आपको याद रखनी। सबसे पहले डेफिनेशन क्या थी, बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्या है, यूनिट डायमेंशन किस किस चीज़ों पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे कैसे डिपेंडेंसी है, और इम्प्योरिटीज पे कैसे डिपेंडेंसी, हमने दोनों पढ़ ली है। ठीक है, कॉन्वेक्स कॉनकेव सरफेसेस पे कैसे डिपेंडेंसी है, बबल के केस में और ड्रॉप के केस में क्या होगा, कैपिलरी के केस में क्या होगा, वैल्यू जो एक्सेस प्रेशर की है वो क्या है दोनों तीनों केसेस में, और एंगल 90 से 0 कब ज़्यादा कब होता है, कम कब होता है, और क्यों होता है। इन सारे रीजंस की हमने बात कर ली है, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट की बात कर ली, बस यही है आपका सरफेस टेंशन। इसके बाद हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक विच इज कॉल्ड आपका विस्कोसिटी। अब विस्कोसिटी बेसिकली है क्या? कोई भी लिक्विड अगर मूव कर रहा है तो ये कोई श्योरिटी नहीं है कि जैसे ऑब्वियसली जैसे मान लो ये आपके पास लिक्विड है, ठीक है, तो इसकी ऐसे लिक्विड कोई एक चीज थोड़ी ना है, ऐसे बहुत सारी लेयर्स होती है लिक्विड की, है ना भाई? ऐसे बहुत सारी क्या होती है, लेयर्स होती है लिक्विड की। ठीक है भाई, अब इन लिक्विड की लेयर में अगर आप लेट सपोज कोई लिक्विड फ्लो कर रहा है, तो जो डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स होती है लिक्विड की, सबकी वेलोसिटी सेम नहीं होती। आप मान के चलो कि टॉप लेयर की वेलोसिटी आपने देख ली, हो सकता है बीच की वेलोसिटी ज्यादा हो या कम हो, तो इससे डिपेंडेंट आपको बहुत तरह की शेप्स मिलती है। हो सकता है आपको कुछ इस तरह की वेलोसिटी मिल जाए जिसमें बीच वाले की वेलोसिटी ज्यादा और बाकियों की वेलोसिटी कम है ना भाई? ये एक शेप होती है। या हो सकता है आपके बीच वाले की वेलोसिटी ज्यादा हो, कम हो, और बाकियों की वेलोसिटी जो है वो ज्यादा हो, ये एक शेप हो सकती है। पॉसिबिलिटी है ना इस चीज की। तो इस तरह से डिपेंडेंट आपको डिफरेंट डिफरेंट शेप्स मिलती है। बात ये है कि वो सेम नहीं होगी। पॉसिबिलिटी है कि बहुत सारे केसेस में आप जो आपकी जितने भी आपके विस्कस लिक्विड होते हैं, और इन जनरल सारे लिक्विड विस्कस है, अगर आप आइडियल केस छोड़ दो, तो उन सब में जो लेयर्स होती हैं उनकी वेलोसिटी सेम नहीं। तो प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड बाय वर्च्यू विच इज अपोजिंग फोर्स, है ना, इंटरनल रिफ्रैक्शन बोलते हैं, comes into play when there is a relative motion between the different layers of liquid is called viscosity. The property है किसकी? लिक्विड की है। क्यों? क्योंकि वो आपस में इंटरनल फ्रिक्शन है उनकी लेयर्स के बीच। ठीक है, सपोज दैट द ग्लास प्लेट इज कॉन्टैक्ट विद वाटर कॉलम ऑफ हाइट h, ठीक है, move with a constant velocity, the force of viscosity appears between the solid surface and the layer is contact is called F is equals to eta, इसको जो n लिखा है ना इसको ईटा पढ़ते हैं, ईटा a dv over dz। ईटा इज द कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। नेगेटिव साइन जो शो करता है वो ये शो करता है दैट द डायरेक्शन ऑफ विस्कस फोर्स इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ फ्लूइड। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ विस्कस फोर्स इज द अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ फ्लूइड। तो फ्लूइड आपका इस डायरेक्शन में मूव करना चाह रहा है, तो विस्कस फोर्स ऑब्वियसली बात है अपोजिट डायरेक्शन में लगेगी, इसमें क्या नहीं बात है। तो विस्कस फोर्स जो लगेगी दैट विल बी इक्वल टू माइनस ईटा ए डीवी बाई डी जेड। ए इज द एरिया, जो भी एरिया है, डीवी बाई डी जेड इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू जेड, हाइट जो आपकी है, क्योंकि ये सेम नहीं है ना भाई, डिफरेंट डिफरेंट हाइट पे वैल्यू चेंज होती जा रही है। तो डीवी बाई डी जेड इज द रेशियो ऑफ वेलोसिटीज पर यूनिट हाइट चेंज। तो F इज इक्वल्स टू माइनस ईटा ए डीवी बाई डी जेड, दिस इज द फ्रिक्शनल फोर्स जो उस पर काम करेगी। ठीक है, इसकी जो सीजीएस यूनिट होती है वो होती है पॉइज, ऐसा यूनिट बोल देते हैं विस्कोसिटी की, केजी मीटर पर सेकेंड।
क्या बोला मैंने, केजी मीटर पर सेकंड, किसकी, विस्कोसिटी की। ईटा विस्कोसिटी है, तो अगर मैं विस्कोसिटी यहां से निकालना चाहूं तो एक सेकंड रुक जाओ, तो विस्कोसिटी सर यहां से लिख सकता हूं मैं F बाय ए और 1 डेल वी ओवर डेल जेड, ये हो जाएगी ना विस्कोसिटी, माइनस साइन भी लिख लो साइड साथ में। तो फोर्स पर यूनिट एरिया और डिवाइड में 1 डेल वी बाय डेल जेड का मतलब वेलोसिटी बाय डिस्टेंस, ये होता है ना। तो अगर मैं ध्यान से देखूं सर, फोर्स का मतलब क्या हो जाएगा सर, फोर्स होता है मेरा न्यूटन में, डिवाइडेड बाय एरिया होता है सर मीटर स्क्वायर में। सर वेलोसिटी होती थी मीटर पर सेकंड, और dz का मतलब क्या है, फिर से डिवाइड बाय लेंथ करना है मुझे, है ना भाई, तो फिर से डिवाइड बाय मीटर ही करना है, तो मीटर से मीटर तो सर कट जाएगा, इस मीटर से मीटर गया, तो बचा क्या सर, बचा मेरे पास न्यूटन, ये तो सेकंड ऊपर चला जाएगा, तो न्यूटन सेकंड पर मीटर, ये बचने वाला है मेरे पास, ठीक है भाई। अब इसमें आप न्यूटन की वैल्यू डाल लो, न्यूटन क्या होता है, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये होता है ना भाई। न्यूटन की अगर मैं यूनिट डाल दूं तो क्या हो जाएगा सर, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर इनटू सेकंड इनटू मीटर, एक सेकंड से एक सेकंड गया, मीटर से मीटर गया, तो क्या बचने वाला है, ये बचेगा आपके पास केजी पर मीटर सेकंड, आंसर आ गया। ठीक है, इस तरह से इस चीज को आप कर सकते हो, ये मीटर स्क्वायर था यहाँ पर, ठीक है, तो इसलिए एक मीटर से एक मीटर चला जाएगा, एक मीटर बचेगा, इस तरह से लिख सकते हो सकता है मेरे पीछे आ गया हो, दिख ना रहा हो, नोट्स में देख लेना, ठीक है, इस तरह से आप इसको कर सकते हो। तो इसलिए सीजीएस यूनिट पॉइज होती है, ठीक है, और एसआई यूनिट रहती है केजी मीटर पर सेकंड, और डायमेंशन हम लिख सकते हैं ml-1 t-2, दिख रहा है साफ साफ, केजी मीटर पर सेकंड तो केजी की m और मीटर पर सेकंड की l और t, डिवाइड में है तो l-1 t-2 पर आ जाए, सिंपल सी बात। तो विस्कोसिटी क्या है सर, विस्कोसिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड टू हैव अ फ्रिक्शन बिटवीन द लेयर्स ऑफ लिक्विड, ठीक है, रिलेटिव मोशन बिटवीन द डिफरेंट लेयर्स ऑफ लिक्विड इज कॉल्ड विस्कोसिटी, जो इंटरनल फ्रिक्शन जो है वो पैदा करता है, और जो इंटरनल फ्रिक्शन या विस्कस फोर्स है वो क्या है, माइनस एन ईटा डीवी बाई डी जेड, z is the height of the water column, dv by dz is the rate of change of velocity with respect to height, a is the area, eta is the coefficient of viscosity। यहां तक बात समझ आ गई होगी मेरे हिसाब से। अब हम आगे बढ़े तो इसी चीज का विस्कोसिटी का एक नया फॉर्मूला आपको मिलता है स्टोक्स से। स्टोक्स ने क्या बोला, अगर आपके पास कोई भी विस्कस मीडियम में कोई बॉडी, स्फेरिकल बॉडी मूव कर रही है ऑफ रेडियस आर की, लेट सपोज इसकी बात करी जाती है, लेट सपोज मेरे पास कोई ड्रॉप है, वाटर ड्रॉप है जो मूव कर रहा है, लेट सपोज एनवायरमेंट में, लेट सपोज ये रेन ड्रॉप है, इसको मैंने फॉर द सेक ऑफ सिंपलिसिटी मान लिया कि ये स्फेरिकल है, इन जनरल स्फेरिकल नहीं होता, ये कुछ इस तरह का होता है ड्रॉप, ठीक है, पर फॉर द सेक ऑफ सिंपलिसिटी मैं बोल देता हूँ कि सर ये स्फेरिकल है और इसका रेडियस जो है वो r है। अगर ऐसा होता है तो यार ऑब्वियसली इस पर क्या लग रहा है, एक फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है, और फ्रिक्शनल फोर्स जो होगा वो दैट इज विल बी प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी, नीचे mg से नीचे आ रहा होगा, ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा होगा, फ्रिक्शनल फोर्स वेलोसिटी के साथ बढ़ता है, तो जैसे जैसे नीचे आएगा वेलोसिटी बढ़ती रहेगी, जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ेगी फ्रिक्शनल फोर्स बढ़ेगा, एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पे फ्रिक्शनल फोर्स विल बी इक्वल्स टू mg, और उस केस पर नेट फोर्स क्या हो जाएगा, नेट फोर्स जीरो हो जाएगा, यानी एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा, यानी वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी, और उसी कांस्टेंट वेलोसिटी को बोलते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। दोबारा से सुनो, ड्रॉप नीचे आ रहा है, अभी तुमने ये क्वेश्चन सोचा है कभी, लेट सपोज सर अगर अगर ड्रॉप अंडर ग्रेविटी मूव कर रहा है तो वो इतनी तेज आना चाहिए कि तुम्हारा सिर फाड़ दे, सीरियसली सोचो, इतनी हाइट से आ रहा है, अगर तुम हमने इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ लिया ना, इक्वेशन ऑफ मोशन में लेट मान के चलो कि सर ज्यादा ऊपर नहीं बोलता, 5 किलोमीटर या 3 किलोमीटर से आ रहा है तुम्हारा वो एयर ड्रॉप, 2 किलोमीटर लगा लो यार, कोई दिक्कत नहीं है, अब लगाओ 2 किलोमीटर और फिर देखो कितनी स्पीड से नीचे आएगा, अरे भाई सिर फट जाएगा तुम्हारा, लेकिन नहीं फटता, क्यों नहीं फटता, क्योंकि सर वो जैसे जैसे नीचे आता है उस पर फोर्स काम करता है, विस्कस फोर्स अपोजिट डायरेक्शन, ऊपर की डायरेक्शन में, और उसकी वैल्यू बढ़ती रहती तब तक जब तक वो mg के बराबर नहीं होता, जैसे ही mg के बराबर होता है वैसे क्या हुआ सर, टर्मिनल वेलोसिटी अचीव हो गई, यानी अब एक्सेलरेशन नहीं है। तो अगर ऐसे ही आपका कोई मीडियम, अगर कोई मटेरियल स्फेरिकल है जिसका रेडियस r है, और वो किसी विस्कस मीडियम जिसकी कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा है,
और उसकी टर्मिनल वेलोसिटी अगर v होती है तो उस पर जो फोर्स लग रहा है, कौन सा, विस्कस फोर्स, दैट विल बी इक्वल्स टू 6 पाई ईटा rv. 6 constant, pi constant, eta is the coefficient of viscosity, r is the radius of the sphere and v is the terminal velocity. तो ये फोर्स उस पर लग रहा होता है 6 pi eta rv. बात समझ आई? फोर्स की वैल्यू क्या है? 6 pi eta rv. ठीक है, ये फोर्स लगता है, इसको बोलते हैं, और v क्या है? टर्मिनल वेलोसिटी है, f is the force. तो टर्मिनल वेलोसिटी क्या है? व्हेन अ बॉडी इज ड्रॉप इन अ विस्कस लिक्विड, फर्स्ट एक्सीलरेटेड, देन इट एक्सीलरेट बिकम जीरो एंड दैट अटेन्स द कांस्टेंट वेलोसिटी कॉल्ड टर्मिनल वेलोसिटी. तो टर्मिनल वेलोसिटी, अगर आप एक लिक्विड से दूसरे लिक्विड में जा रहे हैं, मान लेते हैं जी जो आपका मीडियम है उसकी डेंसिटी मान के चलते हैं जी रो 1 मान के चलो, और जो ऑब्जेक्ट है इसकी डेंसिटी रो 2 मान के चलो. ठीक है भाई? अच्छा, रो 1 इज द डेंसिटी ऑफ लिक्विड, is the density of body and rho 2 is the density of liquid. अगर ऐसा मान के चलते हैं और फिर हम बोले कि इस तरह से मूवमेंट हो रही है इस लिक्विड में, रो 2 डेंसिटी के लिक्विड में रो 1 डेंसिटी के ऑब्जेक्ट या बॉडी की अगर एंट्री हो रही है, तो टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला होगा, वो होगा 2/9 r स्क्वायर रो 2 माइनस रो 1 g by eta. eta is obviously coefficient of viscosity. मतलब ये फॉर्मूला तुमसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द स्टोक्स फॉर्मूला. तो 6 पाई ईटा आरवी, डायरेक्ट ऑप्शन आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टोक्स फॉर्मूला, 6 पाई ईटा आरवी. ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द टर्मिनल वेलोसिटी. तो 2/9 r स्क्वायर रो 2 माइनस रो 1 g by eta. याद रखना रो 2 क्या है? मीडियम डेंसिटी, रो 1 क्या है? ऑब्जेक्ट डेंसिटी. ठीक है, ये बातें याद रखनी है, क्योंकि अगर ये मिस हो गई, क्योंकि वो ऑप्शन ऐसे ही देंगे जो थोड़े कंफ्यूजिंग होंगे, इससे रिलेटेड क्वेश्चन एक्सपेक्ट मत करना. क्योंकि होगा क्या, अगर आएगा भी तो स्टोक्स फॉर्मूला पे आ जाए, टर्मिनल वेलोसिटी पे नहीं आएगा. क्यों? क्योंकि आर स्क्वायर है, रो 2 माइनस रो 1 है, जी है, ईटा है, बड़ी कैलकुलेशन है विद रिस्पेक्ट टू ये स्टोक्स फॉर्मूला पे शायद आ जाए, मैं फिर भी कहता हूँ चांसेस कम है, लेकिन ये टर्मिनल वेलोसिटी पे तो नहीं आने का. बस फॉर्मूला याद रख लो, क्योंकि डायरेक्ट फॉर्मूला तो पूछ ही सकते हैं ना भाई, उसमें क्या दिक्कत है, क्योंकि वो तो डायरेक्ट क्वेश्चन हो गया ना. तो ये अपने को ध्यान रखना है. इसके बाद करते हैं हम फ्लूइड डायनेमिक्स की बात. एक चीज होती है जिसको बोलते हैं रेनॉल्ड्स नंबर. रेनॉल्ड्स नंबर क्या कहता है कि आपके पास ना, इट्स अकॉर्डिंग टू रेनॉल्ड्स नंबर द क्रिटिकल वेलोसिटी ऑफ अ लिक्विड फ्लोइंग थ्रू अ नैरो ट्यूब इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी. यहाँ पर ईटा आना चाहिए, एच क्यों लिखा है मुझे नहीं पता, ईटा होना चाहिए. ठीक है, तो जो लिक्विड फ्लो कर रहा है एक पतली सी ट्यूब से, उसकी जो क्रिटिकल वेलोसिटी है दैट इज डिपेंडेंट अपॉन नंबर 1, ईटा पे डिपेंड करती है प्रोपोर्शनलिटी के साथ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डायमीटर ऑफ द लिक्विड. अगर ऐसा है तो मैं बोलूंगा कि सर VC जो क्रिटिकल वेलोसिटी है दैट इज प्रोपोर्शनल टू ईटा बाय आर डी. डेंसिटी के लिए आई वुड सजेस्ट कि आप आर की जगह चाहो तो रो, मेरे हिसाब से ये होना चाहिए, इन्होंने मिसप्रिंट करा हुआ है, ये रो है, ये आर नहीं है, ये रो है. ठीक है, डेंसिटी के लिए रो ट्रीट करते हैं ना हम लोग, और डायमीटर के लिए डी कर लेते हैं, तो उसमें कोई इशू नहीं है. तो ये होना चाहिए कि, और ये भी इन्होंने गलत लिखा है, ये म्यू नहीं होगा, ये प्रोपोर्शनल, इसको हटा ही देता हूँ, इसको मत देखो. ठीक है, ये देखो, तो मैंने बोला VC विल बी प्रोपोर्शनल टू ईटा बाय रो डी. इतना समझ में आया? इसी चीज में जब आप प्रोपोर्शनलिटी हटाते तो आप लिखते हो कि VC इज इक्वल्स टू R टाइम्स, R इज व्हाट, रेनॉल्ड्स नंबर, ईटा बाय रो डी. दिस इज कॉल्ड योर relation between the critical velocity, Reynolds number, coefficient of viscosity, density and diameter of the narrow pipe. यहां से आपको रिलेशन मिलता है किसका, R का, that R will be equals to VC rho D divided by coefficient of viscosity. ठीक है, ये तीनों इक्वेशन बहुत ही गलत तरह से टाइप करी गई हैं, इनको तुम भूल जाओ. ठीक है, इनकी जगह ये लिखो कि v is proportional to this, प्रोपोर्शनलिटी हटाए, कांस्टेंट लगाया, कांस्टेंट की हमने वैल्यू निकाली, एंड दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड रेनॉल्ड्स नंबर. अब अगर लेट सपोज मेरे पास एक पाइप है, उस पाइप में मुझे पता है कि मुझे पानी लगाना है, उस पाइप का मुझे डायमीटर पता है, जो फ्लूइड उसके अंदर से जाएगा मुझे वो भी पता है, उस फ्लूइड की डेंसिटी पता है.
और कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी भी पता है उस फ्लूइड का, तो मैं उसकी टर्मिनल स्पीड बता सकता हूँ, या टर्मिनल स्पीड अगर मुझे पता चल जाए तो रेनॉल्ड्स नंबर बता सकता हूँ। अब रेनॉल्ड्स नंबर बेसिकली समझाता क्या है, ये समझने वाली बात है कि अगर रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू लेस देन 2000 है तो इट फ्लोज, द फ्लो ऑफ लिक्विड विल बी स्ट्रीमलाइन ऑफ लेमिनार, मतलब बिल्कुल स्ट्रीमलाइन फ्लो होगा, बिल्कुल स्मूथ फ्लो होने वाला है। इसमें बिल्कुल भी क्या कह सकते हैं, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगी, सारे जो पार्टिकल्स होंगे एकदम बढ़िया तरह से फ्लो कर रहे होंगे, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगी अगर आर की वैल्यू लेस देन 2000 है। अगर ग्रेटर देन 3000 है तो इट इज कॉल्ड टर्बुलेंट फ्लो। क्या बोला जाता है कि इट इज अ टर्बुलेंट फ्लो। और 2000 से 3000 के अगर बीच में तो इट इज अ अनस्टेबल फ्लो और मे चेंज फ्रॉम स्ट्रीमलाइन टू टर्बुलेंट फ्लो। लेस देन 2000 बहुत अच्छी बात है, स्ट्रीमलाइन फ्लो, जिसको हम लिक्विड में ट्रीट करते हैं या जिसको हम पढ़ते हैं, वो फ्लो आर की वैल्यू 2000 से कम पे है। 2000 से 3000 के बीच में अनस्टेबल है, कि अभी कह सकते हैं कि स्ट्रीमलाइन तो नहीं बचा है, बीच बीच में कुछ ना कुछ उसके अंदर हुड़दंग होता रहता है, कुछ इधर उधर वेव जाती रहती है, और 2000 से ऊपर बिल्कुल टर्बुलेंट फ्लो है। जैसे आपने देखा होगा, लेट सपोज आप कभी गाड़ी धोई है तुमने, बाइक स्कूटी साइकिल, घर में पोछा बहुत लगाया, कुछ तो करा होगा। अगर तुम अपनी पानी की टंकी थोड़ी सी खोलो तो तुमने देखा होगा मस्त पानी एकदम लाइन से आता है, थोड़ी टंकी और बढ़ाओ, थोड़ी देर तक और पानी लाइन से आएगा। जैसे थोड़ी टंकी और बढ़ाते हो, अब क्या होता है कि सर यहाँ तक तो ठीक आ रहा था, यहाँ थोड़ा ऐसे ऐसे जिग 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 आने लग जाएगा, और टंकी बढ़ा दो तो क्या होता था सर, पूरा ही यहाँ से जिग 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 भागने लगता है, तो उसको बोलते हैं टर्बुलेंट फ्लो, है ना भाई। स्ट्रीमलाइन फ्लो क्या होता है कि आप ऐसे, अगर आपका ये अगर आपका पाइप है, ये अगर मेरा पाइप है तो इस तरह का मेरा कुछ फ्लो होना चाहिए, एकदम बढ़िया सीधा, ये है मेरा स्ट्रीमलाइन फ्लो। टर्बुलेंट फ्लो क्या होता है कि अगर आपका पाइप है तो कुछ इस तरह से आपका फ्लो होगा, और यहाँ से पानी कुछ ऊबड़ खाबड़ तरीके से बाहर निकल जाएगा, यहाँ पानी एकदम सीधा साफ सिंपल निकल के आता है, ठीक है। ये है स्ट्रीमलाइन और ये है टर्बुलेंट, तो ये फर्क होता है। 2000 से 3000 के बीच में क्या हो रहा है पता नहीं, कभी स्मूथ आएगा फिर एकदम से झिक झिक, फिर स्मूथ आएगा फिर एकदम से झिक झिक, ऐसा कुछ। तो ये है, ये जो क्वांटिटी ये आपको रेनॉल्ड्स नंबर से पता चलती है। तो अगर आपको किसी भी चीज का, किसी भी मीडियम का अगर आपको डेंसिटी पता है, उसकी विस्कोसिटी पता है, आप रेनॉल्ड्स नंबर, अगर आपको स्ट्रीमलाइन फ्लो चाहिए, मतलब आर की वैल्यू 2000 से कम चाहिए, तो आप क्रिटिकल स्पीड बता सकते हो कि किस स्पीड से पानी को बहाऊं इसके अंदर कि स्मूथ फ्लो आए, दैट्स इट। ये है इंपॉर्टेंस रेनॉल्ड्स नंबर की, ठीक है। स्टेडी फ्लो बेसिकली क्या होता है सर, वो फ्लो जिसमें पार्टिकल जो है रीच करते हैं पर्टिकुलर पॉइंट पे विद द सेम at the same time and they reach the following particle take the same path and taken by the previous particle through the point। मतलब ऐसे मूव कर रहे हैं, तो ये जो अगर मूव कर रहे हैं तो ये पार्टिकल जो पाथ फॉलो कर रहा है और ये पार्टिकल जो पाथ फॉलो कर रहा है, अगर ये एक ही लाइन में फॉलो करेगा, ये पॉइंट ए है ये पॉइंट बी है, तो ए पॉइंट का पार्टिकल इसी पाथ से जाएगा, पॉइंट बी से ही जाएगा, इसको बोलते हैं स्ट्रीमलाइन फ्लो। स्पीड सेम रहने वाली पर्टिकुलर पॉइंट पर, अगर यहाँ पे देखूंगा तो यहाँ पर सारे पार्टिकल्स की जो स्पीड होगी वो सेम होगी, यहाँ पर सारे पार्टिकल्स की जो स्पीड होगी वो सेम, आगे जाकर सारे पार्टिकल की जो स्पीड होगी इस पॉइंट पर वो सेम। इसको अगर आप पतला करते चले जाएंगे पाइप को, लेट सपोज इस तरह से पतला कर दे, स्ट्रीमलाइन फ्लो तो फिर भी बना रहेगा ना यार, तो यहाँ पे जो सारे पार्टिकल्स की स्पीड होगी वो सेम होगी, ये कहानी है स्ट्रीमलाइन फ्लो की। लाइन ऑफ फ्लो का मतलब क्या है, इट इज अ पाथ टेकन बाय पार्टिकल इन फ्लोइंग लिक्विड, इन केस ऑफ स्टेडी फ्लो इट इज कॉल्ड स्ट्रीमलाइन। तो जो भी पाथ ट्रेवल कर रहे हैं, अगर स्ट्रेट लाइन फॉलो कर रहे हो तो इसको बोलेंगे लाइन ऑफ फ्लो, लेकिन अगर टर्बुलेंट फ्लो कर रहे हो तो इसको बोलेंगे भाई लाइन ऑफ फ्लो, जो भी है डिपेंड करता है, जो पाथ ट्रेवल किया जाता है उसको लाइन ऑफ फ्लो बोलते हैं। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी हम लोग पढ़ चुके हैं, मैंने आपको शायद बताया था कि लेट सपोज अगर आपके पास A1 B1 A2 B2 वाली कहानी है, वही पाइप वाला एग्जांपल दिया था कि पाइप को अगर आप छोटा कर देते हो तो क्या स्पीड बढ़ जाती थी, बिल्कुल बढ़ जाती थी सर। यहाँ से अगर स्पीड V1 से जा रहे हो और यहाँ से स्पीड V2 से निकल रहे हो तो एरिया कम करने से स्पीड ज्यादा मिलती थी, किस केस में, स्ट्रीमलाइन फ्लो के केस में, ठीक है। स्ट्रीमलाइन फ्लो के केस में ये एग्जैक्टली सेम रहता है, क्यों, क्योंकि अमाउंट ऑफ लिक्विड इनकमिंग शुड बी इक्वल टू अमाउंट ऑफ लिक्विड आउटगोइंग टू द ट्यूब। अच्छा, इसके बाद बर्नौलीज थ्योरम भी हम लोग पढ़ चुके थे हालांकि, पर ये प्रूफ काइंड ऑफ चीज है कि P प्लस रो जी एच प्लस हाफ रो वी स्क्वायर, ये जो क्वांटिटी होती है किसी भी टाइम टी पर क्या होती है, कांस्टेंट होती है, कांस्टेंट। हाँ, तो इसी के साथ हमारा आज का जो लेक्चर है बच्चे वो कंक्लूड होता है। आई होप आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट है, यू कैन ऑलवेज रीच आउट टू अस। अब तो आपका ग्रुप भी बन ही चुका है, ठीक है। तो कोई डाउट आता है तो पूछ लेना, अभी एक दो लेक्चर हम लोग आपके क्वेश्चंस आंसर्स के करेंगे, ठीक है। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय, दिस इज प्रशांत गुप्ता साइनिंग ऑफ।
हैप्पी लर्निंग एंड लव फिजिक्स।